है कि इंडियन एयरफोर्स आधुनिक युद्ध के हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1800 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें 31.5% करीब लड़ाकू विमान है और 29% हेलीकॉप्टर, 22% के आसपास ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। एक दौर में लड़ाकू विमानों की कमी से जूझने वाली वायुसेना के बेड़े में आज दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर विमान शामिल हैं। भाई राफेल है, सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, मिग 29 है और स्वदेशी तेजस जैसे फाइटर जेट से दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। यह है आज की भारतीय वायुसेना की ताकत और इस पर राष्ट्र गर्व होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। आसमान में ये गर्जना चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। दुनिया की हर चुनौती से निपटने की ताकत है, हर मोर्चे पर दुश्मन को खाक में मिलाने की काबिलियत है और हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वालों पर जल थल नभ से बारूद बरसाने की कुवत है। रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीली सरहद, समंदर का पूर्वी छोर हो या पश्चिम का किनारा, जिक्र जब शौर्य और पराक्रम का आता है तो एक ही नाम सामने आता है और वो है इंडियन एयरफोर्स। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है। हिंदुस्तान की तरफ उठने वाली हर नापाक नजर का अंजाम तबाही ही है। भारतीय वायुसेना वो महाशक्ति है जिसकी परवाज दुश्मनों का कलेजा कंपा देती है। पिछले एक दशक में देश की वायुसेना की ताकत कैसे बढ़ी, ये जानना जरूरी है। दो 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील हुई, जिसे अब आईएएफ में शामिल कर लिया गया है। भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित 83 तेजस फाइटर जेट्स के लिए HAL के साथ एक बड़ा सौदा किया है। रूस से अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए, जो वायुसेना की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाते हैं। एयरबस के साथ 56 C-295 परिवहन विमानों का सौदा हुआ, जिसमें से अधिकांश भारत में ही बनेंगे। अमेरिका से AH-64E अपाचे और CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर्स की खरीद हुई। इतना ही नहीं, पिछले महीने यानी कि फरवरी में 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जो देश के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक है। खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इनमें से ज्यादातर विमान भारत में ही तैयार होंगे। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहसिक और दूरदर्शी फैसले ही हैं। मेक इन इंडिया ने कैसे देश के डिफेंस सेक्टर में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद एशिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पावर बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना और कामयाबी का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। सरकार ने इसी महीने देश के डिफेंस एक्सपोर्ट को 30,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा, जिसके 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। 2026 दिसंबर तक डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के वैल्यू को 1,60,000 करोड़ से ज्यादा करने का टारगेट रखा गया है। इसे 2029 तक
3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट है। सरकार चाहती है कि 2027 तक हथियारों में 70% आत्मनिर्भरता हासिल कर लें। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2025 में 92% कॉन्ट्रैक्ट घरेलू कंपनियों को दिए गए। कुल मिलाकर भारत दुश्मनों की हर चाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रहा है और डिफेंस के मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। मोदी सरकार का फोकस इस बात पर है कि सेना को ज्यादा से ज्यादा देश में तैयार हथियार मिले। इसके लिए कई बड़े कदम उठाए गए। देश की डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियां जहां काफी आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं विदेशी कंपनियां भी आकर भारत में ही प्रोडक्शन कर रही हैं। मसलन इजराइल की IWI जहां PLR कंपनी के साथ मिलकर देश में बंदूकें बना रही है, तो वहीं कोरिया की कंपनी L&T के साथ मिलकर होवित्जर तोपें तैयार कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स का इतिहास आजादी से पहले से ही शुरू होता है। आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आई और उसी दिन 6 भारतीय कैडेट्स को रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रमवेल से कोर्स पूरा कर लेने के बाद किंग्स कमीशन या आधिकारिक ओहदा मिला। इनमें से 5 कैडेट पायलट बने और 6ठे कैडेट को ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई। इन 5 पायलट में से एक थे सुब्रतो मुखर्जी, जो बाद में भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। इनमें से एकमात्र मुस्लिम पायलट थे AB अवान, जो मुल्क के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। 1 अप्रैल 1933 को कराची में भारतीय वायुसेना की पहली स्क्वाड्रन का गठन किया गया था। इस स्क्वाड्रन में सिर्फ 4 वेस्टलैंड जहाज शामिल थे। बंटवारे के बाद देश के हिस्से में 7 फाइटर और 1 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन आई, जबकि पाकिस्तान को 2 फाइटर जेट और 1 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन मिली। भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ बने। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने युद्ध से लेकर मानवीय मदद के हर मोर्चे पर इतिहास बनाया। 1962 के भारत चीन युद्ध में वायुसेना को लद्दाख और नेफा के दूर दराज के इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। लद्दाख में सैनिकों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भारतीय वायुसेना को मिली। लद्दाख के चुशुल में एयरफोर्स के इतने जहाजों ने लैंड किया कि उस वक्त वहां स्टील की प्लेट से बनाई गई हवाई पट्टी करीब करीब टूट गई। इसके बाद 1965 और 1971 से लेकर 1999 तक करगिल के युद्ध तक एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसाया, जिसे याद कर पड़ोस का आतंकी मुल्क पाकिस्तान आज भी कांप उठता है। वैसे इंडियन एयरफोर्स सिर्फ जंग में ही दुश्मन को सबक नहीं सिखाती। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर जब भी मुश्किल आई है, एयरफोर्स हमेशा सबसे आगे रही। लेकिन करीब 1 दशक पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया था जिस पर हर देशवासी आज भी गर्व करता है। अब उसके बारे में सुनिए। ये 2015 का साल था। अरब देश यमन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। सरकार और विद्रोही गुटों में भयंकर तरीके से मारकाट मची हुई थी। एक दूसरे पर रॉकेट्स दागे जा रहे थे और इस बारूदी बवाल के बीच हजारों भारतीय यमन में फंस चुके थे, जिन्हें पूरा भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार हर हिंदुस्तानी को सकुशल यमन से निकाल लेगी। देशवासियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। अपनों के लिए जो भी करना पड़ता है पूरी शक्ति लगाकर करते हैं। यमन से भारतीयों को निकालने के लिए दिल्ली में मंथन हो रहा था। युद्ध की वजह से सामान्य विमानों की उड़ान संभव नहीं थी, लिहाजा एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राहत, जिसके तहत वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को मोर्चे पर लगाया गया। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2015 की सुबह तक भारतीय वायुसेना के विमानों ने तकरीबन 18 उड़ानों के जरिए ऑपरेशन राहत को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। इस ऑपरेशन के तहत यमन से 6,710 लोगों को निकाला गया। निकाले गए लोगों में 4,748 भारतीय
और 1962 विदेशी नागरिक शामिल थे। सिर्फ यमन की राजधानी सना से ही भारतीय वायुसेना ने 2900 लोगों को एयरलिफ्ट किया। ऑपरेशन राहत के जरिए भारत ने वो कर दिखाया जिसे अमेरिका समेत बड़े देश सोच भी नहीं पाए। बस दूर से भारतीय सेना की जांबाजी को देखते रहे। मुश्किल के वक्त में भारत दुनिया के लिए देवदूत बनकर उभरा। 26 देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत से गुहार लगाई। भारतीय सेना ने 41 देशों के नागरिकों को नई जिंदगी बख्शी। यमन ही नहीं, यूक्रेन से भी भारतीयों को वापस लाने के लिए एयरफोर्स ने बड़ा मिशन चलाया था। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे यूक्रेन में पड़ने वाले हजारों भारतीयों पर संकट आ गया। कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बसे भारतीय लगातार मदद की गुहार लगाते रहे। हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला। ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के C-17 भारी मालवाहक विमानों का इस्तेमाल किया गया। रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के रास्ते 22,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों बल्कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी यूक्रेन से निकाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सच्चाई है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई ऑपरेशंस हैं जब विदेशी धरती पर फंसे अपनों के लिए भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर पहुंची, चाहे जंग में सुलग रहे देश हों या कुदरत के कहर से कराहते शहर हो। जब भी जरूरत पड़ी हर मोर्चे पर हमारे परवाजों ने अपनी काबिलियत साबित की। और रही बात ताकत की, तो 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन से इंडियन एयरफोर्स की ताकत से दुनिया वाकिफ हो चुकी है। आजादी के बाद हुए 17 लोकसभा चुनावों में देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे। यकीनन इन सभी सरकारों ने राष्ट्र निर्माण में अपने विवेक के अनुसार कुछ ना कुछ तो योगदान दिया ही है, लेकिन ऐसी सरकारें बहुत कम ही दिखी हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक छाप छोड़ने वाले काम किए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसले लिए वो मौजूदा दौर ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी अपनी छाप छोड़ेंगे। सवाल यह है कि जो पीएम मोदी ने कर दिखाया वो बाकी सरकारें क्यों नहीं कर पाई। असल में पहले रक्षा खरीद की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी, मतलब एक सौदे को पूरा करने में ही कई साल लग जाते थे। मोदी सरकार ने पूरे सिस्टम को सरल, पारदर्शी और तेज बना दिया। यही काम कांग्रेस कर सकती थी, जिसे 55 साल के शासन के दौरान 8 बार पूर्ण जनादेश मिला। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसे कांग्रेस नहीं कर पाई और नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया? खुद प्रधानमंत्री मोदी से सुनिए। कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। वो जब उड़ान भरता है आसमान थर्रा उठता है, उसकी गरज से कायनात कांप उठती है। वो जो सरहद की ढाल है, दुश्मनों का काल है, जिससे पाकिस्तान कांपता है, वो राफेल कहा जाता है। राफेल लड़ाकू विमान आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया ने राफेल की ताकत को करीब से देखा। लेकिन यह भी सच है कि राफेल के फ्रांस से हिंदुस्तान आने में कई साल लग गए। साल 2007 में यूपीए सरकार के दौरान एयरफोर्स के लिए 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर निकाला गया। उस समय इस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 6 जहाज थे, जिनमें से राफेल को चुना गया। उस टाइम पर इसे MMRCA कहते थे, जिसका मतलब होता है मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 26 जेट लेने थे, जिनमें से 18 फ्रांस से रेडी हालत में भारत आने थे और बाकी 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाने का तय हुआ था।
2011 से 2012 में बातचीत शुरू हुई, लेकिन कीमत को लेकर मामला कुछ जमा नहीं और समझौता नहीं हो पाया। यानी कई साल तक बातचीत होने के बाद भी डील नहीं हो पाई। इसके बाद एनडीए सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 10 अप्रैल 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया और उड़ान के लिए तैयार 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले का ऐलान किया गया। सितंबर 2016 को भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान खरीदने की फाइनल डील पर दस्तखत हुए, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा, पूरा का पूरा प्रोसीजर तोड़ दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अनिल अंबानी का 30,000 करोड़ रुपए फायदा कराना है। राहुल गांधी इसी तरह संसद से लेकर सड़क तक पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर निशाना साधा था। राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगाते रहे, लेकिन चुनाव में इसका कोई असर नहीं हुआ। 29 जुलाई 2020 को पहला राफेल विमान भारत पहुंचा और मौजूदा वक्त में राफेल एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की सुरक्षा में तैनात है। वैसे कांग्रेस ने राफेल सौदे पर ही सवाल नहीं उठाए। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, K9 वज्र तोपों की खरीद हो या फिर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, ऐसी कई डील्स हैं जो यूपीए सरकार के दौरान सालों तक अटकी रही और जिन्हें पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया।